तो इस वृषण की अगर बात करें तो वृषण जैसे ये एक संरचना है। अब इस संरचना में अगर बात करें तो यहाँ पर इसके एक लेयर और इस पर एक और भी लेयर होते हैं। अब इस लेयर में यहाँ पर छोटी छोटी कोशिकाएं रहती हैं। ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं यहाँ पर ऐसे करके छोटी छोटी क्या रहती है, नलिकाएं कोशिकाएं रहती है। अब इन्हीं कोशिकाओं के अंदर अब देखते हैं पहले इसका क्या नाम है, जो छोटी छोटी कोशिकाएं बना रहे हैं। अब ऐसे ढेर सारे और भी रहेंगे, तो अब इसमें सारे के सारे यहाँ पर एक जगह पर आकर मिल जाते हैं। तो इसमें से सभी में से एक छोटी छोटी क्या निकलती है, एक नलिका निकलती है, अर्थात ये आगे आकर सब आपस में मिलते हैं। ये सारे इससे निकलने वाली जो छोटी छोटी नलिकाएं हैं, इन सभी नलिका आपस में मिलकर एक जाल जैसी संरचना का निर्माण कर लेती है। ये पूरे संरचना जो जाल जैसी यहाँ पर संरचना बन गई है, इसको कहते हैं हम लोग रेटिटेस्टिस। अब इस रेटिटेस्टिस इससे क्या होते हैं कि कुछ, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। इसमें से कुछ ऐसी नलिकाएं निकलती हैं, लगभग 10 से लेकर 20 ऐसी नलिकाएं यहाँ से निकलती हैं, और सारी नलिकाओं यहाँ से होते हुए इसके ऊपर से ऐसे घूमते हुए यहाँ पर नीचे की ओर आकर बहुत कुंडलित होकर एक संरचना का निर्माण कर लेती है। और ये संरचना फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक छोटी सी नलिका के रूप में निकल जाती है। ये जो संरचना आप देख रहे हैं, इस संरचना को हम लोग कहते हैं अधिवृषण, एपिडिडाइमिस। और ये संरचना ही आगे चलकर ये एक नली के रूप में यहाँ से बाहर निकलती है। इस पूरे संरचना को अब चलिए इसका नाम लिख लेते हैं कि किसका क्या नाम है। जैसे ये अगर एक वृषण है, तो वृषण के अंदर में ऐसे छोटी छोटी क्या होती है, नलिकाएं। ये छोटी छोटी जो नलिकाएं हैं, इसको हम लोग कहते हैं शुक्रजनक नलिका। ऐसे ऐसे 1 से लेकर 3 होते हैं, हम पूरा नहीं बनाते हैं, लगभग लगभग जितना जरूरत है उतना ही बनाते हैं, क्योंकि इसको बस समझना है। तो अब ये एक रहा हमारा एक पूरा वृषण। तो आइए अब इसके नाम लिख लेते हैं कि किसका क्या नाम है। ये पूरे संरचना को हम लोग कहते हैं वृषण, और वृषण की जो संरचना है वो निम्न प्रकार है। अब इसके नाम को लिखते हैं। देखिए, वृषण को अगर जैसे काटते हैं तो उसमें पहले जो सबसे ऊपर जो संरचना दिखाई देती है उसको कहते हैं ट्यूनिका वैजिनेलिस। यहाँ लिख लेते हैं। तो सबसे ऊपर वाले संरचना इसको कहते हैं ट्यूनिका, टी लिख देते, ट्यूनिका को केवल टी लिख के काम चलाते, ट्यूनिका वैजिनेलिस। सबसे बाहर वाले लेयर को कहते हैं ट्यूनिका वैजिनेलिस। अच्छा, इसके अंदर वाले संरचना इसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। यहाँ लिख लेते हैं, यह है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। सबसे अंदर वाले संरचना को कहते हैं ट्यूनिका, ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा, ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। तो हमने ये जान लिया कि वृषण में 3 संरचनाएं हैं। सबसे बाहर ट्यूनिका वैजिनेलिस, उसके जस्ट अंदर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और उससे भी नीचे ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। तो ये तो वृषण के बाहर का एक लेयर का नाम है। अब इसके अंदर में कौन कहाँ पर है, इसका नाम लिखते हैं। आइए, ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसको कहते हैं हम लोग वृषण पाली। अर्थात ये जो संरचना यहाँ पर है, टोटल संरचना लगभग एक वृषण में 200 से लेकर 250 होते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं वृषण पाली। यहाँ लिख लेते हैं, ये सभी का नाम क्या है, तो इसको कहते हैं वृषण पाली, अर्थात ये कहलाते हैं वृषण पाली। और वृषण पाली की संख्या कितने होते हैं, तो 200 से 250। यहाँ लिख लेते हैं, ऐसे ऐसी है 200 से लेकर 250। अब इस वृषण पाली के अंदर में जो संरचना दिखाई दे रही है, ये संरचना आपका है
शुक्रजनक नलिका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, शुक्रजनक नलिका, इसका क्या नाम है? शुक्रजनक नलिका। अब ऐसे ऐसे जो 200 से 250 वृषण पाली होती हैं, प्रत्येक पाली के अंदर में 1 से लेकर 3 शुक्रजनक नलिका पाई जाती है। जैसा कि ये देख रहे हैं शुक्रजनक नलिका है, एक पाली के अंदर में कितने होते हैं? 1 से लेकर 3, 1 से 4 भी हो सकते हैं। लेकिन अब ऐसा जो 200 से 250 है, एक में अगर 1 से 3 है तो आप इसमें खुद से गुना कर सकते हैं कि कितना हो सकते हैं। ये जो शुक्रजनक नलिका है, इन शुक्रजनक नलिका को हम अलग से हेडिंग करके उससे संरचना के साथ पढ़ेंगे, बस अभी केवल नाम बता रहे हैं कि इसको कहते हैं शुक्रजनक नलिका। अच्छा, इसके बाद का संरचना, जैसे ये शुक्रजनक नलिका आपस में जब सब आपस में आकर मिल जाती हैं तो ये जो एक जाल जैसी संरचना दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कह देते हैं रेटिटेस्टिस, वृषण जालक। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं, इस संरचना को हम लोग कहते हैं वृषण जालक। ये है वृषण जालक, रेटिटेस्टिस। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इंग्लिश यहाँ लिख देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये है रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस। अच्छा, अब रेटिटेस्टिस मतलब वृषण जालक से लगभग ऐसे ऐसे जो छोटी छोटी जो नलिकाएं दिखाई दे रहे हैं आपको, ये नलिका जो यहाँ गया हुआ है, ऐसे ऐसे 10 से 20 निकलती है। इन सारे को मिलाकर हम लोग कहते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ये है शुक्र वाहिका। इसको कहते हैं शुक्र वाहिका, इंग्लिश में कहते हैं वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। क्या नाम है? वासा इफ्रेंसिया। अच्छा, वासा इफ्रेंसिया के बाद ये जो संरचना आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग अधिवृषण। अभी जस्ट पीछे लिखे थे अधिवृषण, और अधिवृषण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इपीडिडाइमिस। यहाँ लिख देते हैं, इसका नाम है इपीडिडाइमिस। इसका नाम क्या है? इपीडिडाइमिस। और इपीडिडाइमिस के बाद ये देखिए पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इपीडिडाइमिस है। इसके आगे का जो संरचना है पूरा, इस सभी संरचना को हम कहते हैं शुक्रवाहक। इसका नाम है शुक्रवाहक। अच्छा, यहाँ 2 नाम है, एक है शुक्रवाहक, एक है शुक्रवाहिका, दोनों अलग अलग है। इसको कहते हैं वासा इफ्रेंसिया, इसको कहते हैं वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस। ये एक पूरी तरह से संरचना है एक वृषण के। तो एक वृषण के अंदर क्या क्या चीज पाई जाती है? तो एक वृषण के अंदर सबसे ऊपर वाले संरचना को हम लोग कहते हैं ट्यूनिका वैजिनेलिस, दूसरे उसके जस्ट नीचे वाले को ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, उसके जस्ट नीचे रहती है, उसको कहती है, जो नली दिख रहा है यहाँ पर, ये इसको कहते हैं ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। अब इसके अंदर में ये ऐसे ऐसे संरचना जो है टोटल लगभग 200 से लेकर 250 होती है। इस संरचना को हम कहते हैं वृषण पाली, और वृषण पाली के अंदर में 1 से लेकर 3 शुक्रजनक नलिका पाई जाती है। और इन्हीं शुक्रजनक नलिका के अंदर में शुक्राणु बनता है, वो एक अलग क्रिया है, उसको हम इसके बाद समझेंगे। तो ये है शुक्रजनक नलिका। इस शुक्रजनक नलिका में जब आपस में सब मिलती है तो एक जाल जैसी संरचना बना लेती है। इस संरचना को कहते हैं हम वृषण जालक रेटिटेस्टिस। और रेटिटेस्टिस से लगभग ऐसे ऐसे 10 से लेकर 20 छोटी छोटी नलिकाएं निकलती है। उन नलिकाओं को हम कहते हैं शुक्रवाहिका, वासा इफ्रेंसिया। और वासा इफ्रेंसिया जब आगे बढ़ती है तो घूमकर बहुत ज्यादा कुंडलित होकर, लगभग वो 6 मीटर लंबा एक नली होता है, और घूमकर आपस में एक कुंडलित जैसी संरचना का निर्माण करती है, उसको कहते हैं इपीडिडाइमिस, अर्थात अधिवृषण कहते हैं। और अधिवृषण जब आगे बढ़ती है तो एक नली में खुलती है, उस नली को कहते हैं शुक्रवाहक, अर्थात वैस डिफरेंस कहते हैं। तो ये तो संरचना हम देख लिए एक वृषण का। लेकिन आइए अब हम ये चेक करते हैं कि शुक्रजनक नलिका जो है उसमें शुक्राणु कहाँ पर बनते हैं। ये तो क्लियर है कि शुक्राणु का निर्माण ये शुक्रजनक नलिका के अंदर होती है। जैसे क्वेश्चन है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो वृषण में बनते हैं। और वृषण के अंदर कहाँ बनते हैं, तो वृषण के अंदर शुक्रजनक नलिका में बनते हैं। अब ये चेक करते हैं हम कि शुक्रजनक नलिका में किस स्थान पर शुक्राणु बनते हैं। तो आइए उसको अब चेक करते हैं, देख लेते हैं। शुक्रजनक नलिका यहीं पर हेडिंग कर लेते हैं, यह शुक्रजनक
जनक नलिका, अर्थात इसको कहते हैं सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, शुक्रजनक नलिका यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखिए ये एक शुक्रजनक नलिका है। जब इसको हम अगर मान के चलते एक पूरा से जैसे शुक्रजनक नलिका हुआ, इसको जस्ट बीच से अगर हम काटेंगे तो इसके दो भाग दिखाई देंगे, एक भाग इस तरफ और एक भाग इस तरफ जाएंगे। तो हम इसको बीच से काट कर, जैसे कि जो नली है पूरा, इस नली को मान के चलिए पूरा नली है, बस इसको यहाँ से बीच से इसको काटना है। आइए इसको काट कर ऊपर से देखते हैं कि अगर इसको जैसे काटे तो काटने से ऊपर से जब देखेंगे तो ऊपर से कैसा दिखता है। आइए इसको देखते हैं। ये हमारा एक शुक्रजनक नलिका। अब इन शुक्रजनक नलिका में जैसे पूरा वृषण है, तो वृषण के अंदर में ये हमारा एक शुक्रजनक नलिका है। या तो मान के चलते पूरा एक क्या है, एक वृषण। इसको जस्ट अगर इस तरफ से काटे हैं तो वृषण के अंदर में यहाँ पर रहती है शुक्रजनक नलिका। अच्छा, ऐसा ऐसा एक नहीं होगा, कई एक सारे होते हैं। क्योंकि बताए तो कि एक वृषण पाली के अंदर में एक से लेकर 3 या तो 4 शुक्रजनक नलिका होती है। तो ये हमारा रह गया एक शुक्रजनक नलिका। ऐसा ऐसा यहाँ भी होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये, और भी हो सकते हैं, इसमें ढेर सारे रहते हैं। तो सबको बार बार एक जैसा बनाने से बेहतर है कि एक बनाते हैं और बाकी सबको आधा आधा कर लेते हैं। तो देखिए इसको यहाँ से मिटा लेते हैं, यहाँ से हट गया ये। अब ये एक क्या है, हमारा शुक्रजनक नलिका, अर्थात एक वृषण को ऊपर से काटकर हम देख रहे हैं। इसमें यहाँ पर देखिए ये इसके बीच में छोटी छोटी ऐसी कुछ जगह होती है, कोशिकाओं का समूह होता है। ऐसे ढेर सारे इसमें कोशिका रहते हैं। इन कोशिकाओं को हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं, अर्थात ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं हम बना रहे हैं, इन छोटी छोटी कोशिकाओं को कहते हैं लीडिंग सेल, अर्थात इसको कहते हैं अंतराली कोशिका। आइए इसका नाम लिख लेते हैं। ये जो छोटी छोटी हम संरचना बनाए हैं इसको क्या कहते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, इसका नाम अंतराली कोशिका। इसका नाम है अंतराली कोशिका। और अंतराली कोशिका को हम लोग कहते हैं लीडिंग सेल। और इसी लीडिंग सेल के अंदर में बनते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा जो वृषण है, वृषण के अंदर बनते हैं वैसे शुक्राणु, और शुक्राणु के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन भी बनते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ पर बनते हैं, कौन उसे बनाते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण हमारे शुक्रजनक नलिका के अंदर एक स्पेशल कोशिका होती है जिसको कहते हैं अंतराली कोशिका, लेडी सेल। उस अंतराली कोशिका में ही क्या बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन या तो एंड्रोजेंस बनते हैं, जो एक नर हार्मोन है। तो ये क्लियर हो चुका है कि मानव में वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं, साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन, वो किस जगह पर बनते हैं, तो हमारे शुक्रजनक नलिका के लीडिंग सेल अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका, इस अंतराली कोशिका में क्या बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन। तो ये जान चुके हैं कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनते हैं, तो इस अंतराली कोशिका के अंदर, जो जगह जगह पर यहाँ दिखाई दे रही है अंतराली कोशिका। अच्छा, अब इसमें छोटी छोटी ऐसे कनेक्टिव टिश्यू मतलब संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। इस पूरे संरचना को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू मतलब संयोजी ऊतक। अब ये संयोजी ऊतक नाम से स्पष्ट है, ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो सभी को आपस में जोड़ते हैं, अर्थात ये है कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ लिख लेते हैं, इसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। इसका नाम है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, आपस में सबको जोड़ने का काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें कहीं कहीं पर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स, रक्त की नलिकाएं रहती है जो कटी हुई रहती है। तो यहाँ आप लिख लेते, जैसे छोटी छोटी एक नलिकाएं हैं ब्लड वेसल्स, ऐसे इसमें और भी होंगे। तो ये जो ब्लड वेसल्स है, यहाँ नाम लिख लेते हैं, इसको कहते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाएं। और इसके अलावा ये हमारा क्या है, तो ये है वैसे शुक्रजनक नलिका। यहाँ लिख लेते हैं, कहाँ लिखे, चलिए इसी जगह पर लिख लेते हैं। ये हमारा क्या है, तो ये है शुक्रजनक नलिका। अब इन शुक्रजनक नलिका में हम ये देखते हैं
कि यहाँ पर एक कोशिकाओं का ऐसे समूह होता है। अब ये एक बनाए हैं, ऐसा ऐसा तो सब तो सेम ही था, बस उसको आधे मिटा दिए हैं, तो मान के चलिए सब में होगा। इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ पर भी। ये सभी कोशिकाओं का जो समूह है, इन सारे कोशिकाओं के समूह को हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं मेल जर्म सेल, शुक्राणु जन कोशिका। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए, अच्छा यही चीज तो है, यहाँ पर लिख लेते हैं। आइए, इसको कहते हैं शुक्राणु, शुक्राणु जनन कोशिका, मेल जर्म सेल, या नर जर्म कोशिका भी इसी को कहते हैं। इंग्लिश लिख लेते हैं मेल जर्म सेल, अर्थात यही मेल जर्म सेल है जो शुक्राणु को बनाती है। तो यहाँ लिख लेते हैं, यह शुक्राणु का निर्माण करती है। तो हमारे शरीर में शुक्राणु कहाँ पर बनते हैं? तो शुक्राणु का निर्माण शुक्राणु जन कोशिका, या तो नर जर्म कोशिका, या तो मेल जर्म सेल से होते हैं। ये सारे के सारे क्या है? मेल जर्म सेल। इन्हीं मेल जर्म सेल में क्या बनते हैं? शुक्राणु। अच्छा, शुक्राणु जब बन रहे होते हैं तो इसमें अब कुछ स्पेशल संरचनाएं होती हैं, जो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार के दिखाई देंगे। जैसे ये कुछ ऐसे संरचना यहाँ रहते हैं। इन संरचनाओं को हम लोग एक नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं सर्टोली कोशिका। अब ये सर्टोली कोशिका क्या करेगा? तो इसका नाम कहाँ लिख ले? तो चलिए यहीं पर लिख लेते हैं, यह है सर्टोली कोशिका। ये कहलाती हैं सर्टोली कोशिका। अब ये सर्टोली कोशिका का क्या काम है? सर्टोली कोशिका का काम है कि जो यहाँ पर देखिए, अब इसमें जो छोटी छोटी जो कोशिकाएं हैं, ये इन सभी कोशिकाओं में यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी ढेर सारे कोशिकाएं होंगे। इन सारी कोशिकाओं को ये पोषण देने का काम करते हैं। जब शुक्राणु यहाँ बन रहा होता है तो सारे शुक्राणुओं को क्या करती है? पोषण देते हैं। तो अब यहाँ पर चूंकि मान के चलते ये शुक्राणु बनते हैं, ये क्या होते हैं? इसमें शुक्राणु बनते हैं। तो शुक्राणु जो बन रहा है उसको जीवित रहने के लिए उसको पोषण तो चाहिए। तो पोषण देने का काम यही जो हमारा यहाँ संरचना ही दिखाई दे रहा है आपको, ये इसी को कहते हैं सर्टोली कोशिका। और सर्टोली कोशिका हमारे शुक्राणुओं को पोषण देते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ शुक्राणुओं को पोषण देती है, पोषण प्रदान करती है। तो इस प्रकार से हमने ये समझ लिया कि हमारे शरीर में जो नर जनन अंग है, जिसको वृषण कहते हैं, वृषण कहाँ पाए जाते हैं, उसकी संरचना क्या है, और शुक्राणु का निर्माण हमारे शरीर में किस स्थान पे होता है, और साथ ही साथ शुक्राणु को पोषण कौन देता है, टेस्टोस्टेरोन कहाँ पर बनते हैं, इस सारे चीज को हम जान चुके हैं। तो अगर इसको सिंपल सा एक बार डिवाइड करवा दे, तो अगर क्वेश्चन आए वृषण क्या है, तो वृषण नर का मुख्य जनन अंग होता है। इसकी संख्या 2 होती है। वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। वृषण उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं एक थैली के अंदर में। उस थैली को हम लोग कहते हैं स्क्रोटम, वृषण कोश। उसी वृषण कोश में के अंदर में रहते हैं टेस्टिस यानी वृषण। अब वृषण कोश वृषण के तापमान को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम कर देते हैं। इस वृषण की संरचना की अगर बात करें तो ये संरचना किसका है? वृषण की। वृषण के बाहर टिनका वेजिनलिस, टिनका एल्बिजोनिया, टिनका वेस्कुलोसा। अंदर में 200 से 250 वृषण पाली। इस प्रत्येक पाली में 1 से 3 शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका आपस में मिलकर वृषण जालक बनाते हैं। वृषण जालक फिर एक कुंडलित नलिका बनाती है, जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। इसको अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण फिर एक नलिका के रूप में बाहर खुलती है, इसको कहते हैं शुक्रवाहक। अगर इस शुक्रजनक नलिका के अंदर ये चेक करते हैं कि शुक्राणु किस स्थान पर बनते हैं, किस कोशिका से बनते हैं, तो शुक्राणु का निर्माण होता है आपकी ये अंतराली कोशिका से। टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। लेकिन इसके अंदर में होते हैं नर जर्म कोशिका, या तो मेल जर्म सेल, इस या शुक्राणु जनन कोशिका। इन्हीं से बनते हैं शुक्राणु। और इसमें छोटी छोटी और संरचनाएं होती है जो क्या करती है?
सर्टोली कोशिका कहलाती है, वो शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करती है। तो जैसे यहाँ बना है वैसे इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सब में होगा। ऐसा नहीं कि सब में नहीं होगा, सारे में होगा, पर सभी में हम बनाए नहीं हैं। अब एक जगह बना ही दिए तो सारे में बनाने की क्या जरूरत है। बस समझ लेना है कि ऐसा ऐसे कोशिका हर एक सभी के साथ होगा। चलिए बना ही दिए अब तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज पूरा कंप्लीट कर लिया कि नर का मुख्य जनन अंग क्या है, अर्थात वृषण क्या होते हैं। अब इसके आगे समझेंगे हम लोग वृषण के बाद कुछ सहायक ग्रंथि और साथ में बाह्य जनन अंग अर्थात पेनिस के बारे में हम इसके अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।